हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। क्या होती है गाइज ये अंतःस्रावी ग्रंथि और हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। गाइज, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? गाइज, ग्रंथियां क्या है? ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? हार्मोन क्या है? गाइज, हार्मोन की खोज किसने की? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है और हार्मोन का कार्य क्या है? गाइज, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए बेटा वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको देखना है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बेटा हम पहली बार ही सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर साथियों, देरी किस बात की, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड। हेडिंग क्या लगाओगे आप? हेडिंग लगाना है बेटा आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। गाइस, सबसे पहले बात आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। लेकिन बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथि को समझने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि ग्रंथि क्या है, ग्लैंड क्या होती है। गाइज, ग्रंथि, ग्लैंड्स, ग्रंथि। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे बेटा कि ग्रंथि क्या है, तो बेटा सिंपली आप कह देना भैया कि ग्रंथि एक ऑर्गन है। ग्रंथि क्या है? एक ऑर्गन है, अंग है। या फिर आप कह सकते हो बेटा कि ऊतकों का समूह है। क्या कह सकते हो बेटा आप? कि ऊतकों का समूह है। भाई, ऊतकों का समूह भी तो अंग ही कहलाता है। जब एक जैसे काम करने वाले बहुत सारे ऊतक एक समूह बना लेते हैं बेटा, तो किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का, अंग का निर्माण होता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि क्या है, तो आप कह देना भैया एक अंग है। तो आप ये कहोगे भैया कि हाथ भी तो हमारे अंग है, जैसे कि फेफड़ा हो गया, आपकी किडनी हो गई, ये भी तो अंग है। फिर ग्रंथियों में और अंगों में फर्क क्या है? बेटा इतना सा फर्क है कि ये जो अंग होते हैं ना, ये जो ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां बेटा किसका निर्माण करती है? केमिकल कंपाउंड का निर्माण करती है। केमिकल कंपाउंड का निर्माण करती है, एक रासायनिक यौगिक बनाती है, रासायनिक यौगिक का निर्माण करती है। और हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह बेटा जो केमिकल कंपाउंड का निर्माण करे, रासायनिक यौगिक का निर्माण करे, वो क्या है बेटा? वो ग्रंथि है। वो क्या है बेटा? वो ग्रंथि है। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आपकी ग्रंथि एक अंग है, या आप कह सकते हो ऊतकों का समूह है जो बेटा केमिकल कंपाउंड का निर्माण करती है, रासायनिक यौगिक का निर्माण करती है। या आप ऐसे कह सकते हो हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक बनाए, वो क्या है? वो बेटा ग्रंथि है। लेकिन आपका फेफड़ा क्या है? केमिकल कंपाउंड बनाता है क्या? रासायनिक यौगिक बनाता है? नहीं। इसलिए बेटा वो अलग ऑर्गन है। अगर वो भी रासायनिक यौगिक का निर्माण करता तो उसे भी हम क्या कह देते बेटा? उसे भी हम कह देते कि ये एक ग्रंथि है। लेकिन वो रासायनिक यौगिक का निर्माण नहीं करता, इसलिए वो ग्रंथि नहीं है, वो सिर्फ ऑर्गन है। तो मैंने क्या कहा बेटा कि ग्रंथि क्या है? आपके शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे, वो बेटा ग्रंथि है। अब बेटा याद रखना, ये जो केमिकल कंपाउंड होता है, ये केमिकल कंपाउंड 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर बात करें बेटा तो जूस, जिसे आप रस कहते हो बेटा, ये वो जूस नहीं है जैसे कि गन्ने का जूस, आम का जूस या पपीते का जूस, वो वाला जूस नहीं है। ये बेटा ऐसा जूस है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बेटा पित्रस, बाइल जूस सुना है, पेंक्रियाज जूस, गैस्ट्रिक जूस, अग्नाशय रस, जठर रस, पित्रस, बेटा वो वाला ये जूस है। दूसरा होता है बेटा एंजाइम। एंजाइम हिंदी में भी से सेम एंजाइम ऐसे ही लिखते हैं, एंजाइम। और तीसरा होता है बेटा हार्मोन। हार्मोन, अभी हम आपको हार्मोन के बारे में भी बताएंगे।
एंजाइम क्या करते हैं बेटा, आप सभी को पता है भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा कि ये जो केमिकल कंपाउंड है, ये जो रासायनिक यौगिक है, ये बेटा कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जूस, एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। अब बेटा इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर, इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर आपकी जो ग्रंथि है बेटा, इस ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। आपकी ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया है बेटा, इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर? तो बेटा 3 भागों में बांटा गया है। अब बात आती है भैया कि ग्रंथियों के वो भाग कौन कौन से हैं जिन्हें भैया केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिकों के आधार पर बांटा गया है। ओके भैया, तो नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा किसके बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। बेटा यह नंबर 1 पर, यह ऐसी ग्रंथि होती है, ग्रंथि का एक प्रकार है बेटा। इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर मैंने कहा कि ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। यह ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो किसका निर्माण करती है, जो भैया इस जूस का और इस एंजाइम का निर्माण करती है। ऐसी ग्रंथि क्या कहलाती है बेटा, ऐसी ग्रंथि कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि वह ग्रंथि कौन सी है जो जूस का और भैया एंजाइम का निर्माण करती है, तो वो ग्रंथि होती है बेटा कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में बेटा हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। बेटा ये जूस और एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? ओके बेटा, नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा किसके बारे में, नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। बेटा यह ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो भैया किसका निर्माण करे, जो हार्मोन का निर्माण करे। अब यह हार्मोन क्या करता है तो इसके बारे में अभी आपको बताएंगे, लेकिन याद रखना है बेटा अंतःस्रावी वह ग्रंथि होती है बेटा जो किसका निर्माण करे, जो हार्मोन का निर्माण करे। और नंबर 3 पर बेटा जो ग्रंथि आती है वो आती है बेटा मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड जिसे आप कह सकते हो बेटा मिश्रित ग्रंथि, जिसे आप कहते हो बेटा मिश्रित ग्रंथि। और यह वह ग्रंथि होती है बेटा जो जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। वो होती है बेटा मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। बोलो क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? ओके, मैंने क्या कहा, ग्रंथि क्या है, तो हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक बनाए, केमिकल कंपाउंड बनाए, वो ग्रंथि है। ये केमिकल कंपाउंड बेटा 3 प्रकार का होता है, एक होता है जूस, एंजाइम और हार्मोन। और इन केमिकल कंपाउंडों के आधार पर ही आपकी ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहली है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। यह वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम बनाए। दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, यह वह ग्रंथि होती है बेटा जो हार्मोन बनाती है। और तीसरी होती है भैया मिश्रित ग्रंथि, यह वह ग्रंथि होती है जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। गाइज मैं यहाँ से आपको बता दूं 3 क्लास लेने वाला हूँ इस जगह से, जिनमें से पहली क्लास ये होगी बेटा हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित। दूसरी जो क्लास आएगी बेटा उसमें मैं आपको बताऊंगा बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। और तीसरी जो क्लास आएगी बेटा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मिश्रित ग्रंथियों के बारे में। तो बेटा ये तीनों क्लास देख लेना। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नेट, यूपीएससी, पटवार, पुलिस, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? अब मैं मिटा दूं भैया? ओके, अब मैं मिटा देता हूं बेटा। और अब पढ़ने वाले हम किसके बारे में, अब पढ़ने वाले हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अब आपको या तो समझ में आ गया होगा बेटा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? बेटा ये वह ग्रंथि है जो किसका निर्माण करती है, जो हार्मोन का निर्माण करती है। तो लिख लीजिए भैया, यह वह ग्रंथि है, यह वह ग्रंथि है जो हार्मोन, सेम ऐसे ही हिंदी में लिखा जाता है, हार्मोन का निर्माण
करती है। अब बेटा एक बात और यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो उस बात को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बेटा किसके बारे में, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? तो बेटा यह वह ग्रंथि है जो जूस और क्या बनाती है, और एंजाइम बनाती है। गाइज जब भी कोई ऑर्गन जूस या एंजाइम बनाएगा, जब भी कोई ऑर्गन जूस या एंजाइम बनाएगा, मैंने क्या कहा, जब भी कोई ऑर्गन जूस या एंजाइम बनाएगा तो बेटा इस जूस व एंजाइम को दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या होती है बेटा, इसे डक्ट होती है। इन डक्टों में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, अब जैसे कि हाँ ये कोई ऑर्गन है और इस ऑर्गन को बेटा इस ऑर्गन के पास में, इस दूसरे ऑर्गन के पास में क्या पहुंचाना है, जूस और एंजाइम पहुंचाना है। तो जूस, तो ये ऑर्गन क्या करेगा, जूस और एंजाइम दोनों में से कोई एक चीज बना सकता है, दोनों चीज भी बना सकता है, तो बेटा इस डक्ट की सहायता से, इस नली की सहायता से दूसरे ऑर्गन तक भेजेगा। लेकिन बेटा जब भी कोई ऑर्गन हार्मोन बनाता है, जब भी कोई ऑर्गन हार्मोन बनाता है तो बेटा ये हार्मोन नली की सहायता से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास, यानी कि एक अंग से दूसरे ऑर्गन के पास नहीं भेजता। ये भेजता है बेटा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है और इस ऑर्गन ने बेटा यहां पर क्या बनाया, हार्मोन बनाया, या मैं कह सकता हूं ग्रंथि ने, ये क्या है, ग्लैंड है, ये ग्रंथि ने क्या बनाया बेटा, हार्मोन बनाया। अब ये हार्मोन बेटा नली की सहायता से दूसरी ग्रंथि के पास नहीं पहुंचेगा, दूसरे ऑर्गन के पास नहीं पहुंचेगा, ये हार्मोन पहुंचता है बेटा ब्लड में घुल करके, ये ब्लड में घुलेगा बेटा और ब्लड में घुल करके ये दूसरे ऑर्गन के पास पहुंच जाएगा। तो यहां से आपको कुछ समझ में आया बात, मैंने क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी जूस और एंजाइम एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि के पास जाता है या फिर एक अंग से दूसरे अंग के पास जाता है तो वो नली की सहायता से जाता है। लेकिन बेटा बात की जाए हार्मोन की, तो हार्मोन जो होता है वो बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जब भी जाता है वो ब्लड में घुल करके जाता है, ब्लड की सहायता से एक ऑर्गन से दूसरे अंग तक पहुंचता है। इतनी बात क्लियर है? ओके बेटा, तो मैं मिटा देता हूं इस चीज को, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और मैं लिख देता हूं बेटा कि जब भी आपका जो हार्मोन होता है, जो हार्मोन होता है वो बेटा ब्लड के साथ घुल करके, ब्लड के साथ घुल करके कहाँ पहुंचता है बेटा, अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है, टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है, जहां पर जिस ऑर्गन के पास उसको जाकर कार्य करना होता है, जहां पर उसका जो टारगेट होता है उस टारगेट पर बेटा ब्लड की सहायता से पहुंचता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए बेटा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों के बारे में आपको पता होना जरूरी है, जैसे कि हार्मोन के बारे में कि हार्मोन क्या है। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता है बेटा कि हार्मोन एक केमिकल कंपाउंड है। हार्मोन क्या है बेटा, हार्मोन है भैया एक केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, जिसका निर्माण कौन करती है, जिसका निर्माण करती है बेटा कौन, ग्लैंड्स, जिसका निर्माण होता है ग्रंथियों के द्वारा। जिसका निर्माण कहाँ से होता है बेटा, जिसका निर्माण होता है ग्लैंड्स के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा। अब गाइस यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया इस हार्मोन की खोज किसने की थी, इस हार्मोन की बेटा खोज किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं टाइम था 1902 या 3 का, 1902 या 1903 का टाइम था बेटा। एक वैज्ञानिक था एच स्टार्लिंग, इस एच स्टार्लिंग ने बेटा किसकी खोज की थी, इस हार्मोन की खोज की थी। और बेटा 1905 में ये हार्मोन शब्द दिया गया था, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। गाइज आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन की खोज किसने की, तो भैया एच स्टार्लिंग ने की थी। और हार्मोन शब्द कब दिया गया था, तो 1905 में दिया गया था। गाइज आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि भैया सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है। यहां लिख देता हूं कि भैया सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन तो बेटा सेक्रेटिन है, सेक्रेटिन है।
कौन सा है बेटा? सेक्रेटिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या कोई अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कि हार्मोन की खोज किसने की थी और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? पहले भी ये क्वेश्चन आए गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बेटा सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है बेटा? सेक्रेटिन है। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है बेटा कि हार्मोन करता क्या है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये एक जो मैसेंजर होता है उस मैसेंजर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? मैसेंजर की तरह कार्य करता है। जैसे कि हमारा अगर हम देखा जाए हमारे जीवन में देखा जाए बेटा, तो व्हाट्सअप क्या है? एक मैसेंजर है जिसकी सहायता से हम अपने पार्टनर के पास या अपने दोस्तों के पास या किसी भी अपने रिश्तेदारी के पास जो भी आपको मैसेज भेजना है टाइप करिए और भैया कहाँ पहुंच जाता है? आपके पार्टनर के पास पहुंच जाता है, आपके दोस्तों के पास पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही बेटा हमारे शरीर के अंदर एक अंग से दूसरे अंग तक अगर आपको मैसेज पहुंचाना है तो बेटा किसकी सहायता से पहुंचाओगे? आप हार्मोन की सहायता से पहुंचाओगे। इसलिए बेटा हार्मोन को क्या कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है, केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। ये क्या करता है बेटा? एक अंग से दूसरे अंग तक मैसेज को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये केमिकल कंपाउंड है जिसका निर्माण हमारी ग्रंथियां करती है। अब जैसे कि हार्मोन है, अब ये हार्मोन ब्लड के साथ में घुला और अपने टारगेट तक पहुंचा। ये जो हार्मोन इसे जिस ग्रंथि ने निर्माण किया है बेटा, वो मैसेज किसी दूसरे अंग के पास भेजेगी तो वो किसकी सहायता से भेजेगी? हार्मोन की सहायता से भेजेगी। यानी कि बेटा जिस तरीके से व्हाट्सएप एक मैसेंजर कार्य करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो किसकी सहायता से पहुंचेगा? इस हार्मोन की सहायता से पहुंचेगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? इसका कार्य क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती है, जैविक जो अभिक्रियाएं होती है, उन जैविक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। उन जैविक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगर बेटा हार्मोन की कमी हो गई आपके शरीर में तो आपको बीमारी होगी। अगर ज्यादा हो गया हार्मोन की संख्या, अगर ज्यादा हो गई आपके शरीर में तो भी आपको बीमारी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ओके भैया, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हार्मोन अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है तो कहां से होके जाता है बेटा? ब्लड में घुल करके जाता है। यानी कि बेटा इसमें नलिका का यूज नहीं होता। ये जो ग्रंथि होती है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि, ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। नलिका विहीन ग्रंथि होती है। विहीन का मतलब यह है बेटा कि इसमें नलिका नहीं होती। अगर नलिका रहित लिखता तो उसका मतलब यह है कि उसमें नलिका होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, तो जी हाँ बेटा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है। बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? जल्दी जल्दी बोलो, आई क्या? गर्मी लग रही है बेटा बहुत जबरदस्त, पर पढ़ाना तो है आपको। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? ओके भैया, आशा करता हूं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बहुत अच्छे से जान पहचान हो गई होगी आपको। अब बात करते हैं बेटा कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं। अगर बेटा आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बोलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया आगे चलते हैं। मिटा दूं भैया? ओके मिटा देता हूं। देखिए भैया, अभी तक तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जानने हैं बेटा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। पानी पी लेता हूं मैं। देखिए बेटा, हाँ मैं बात कर रहा था हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी और उनका नाम क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में 9 अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है।
कितनी पाई जाती है बेटा? 9 पाई जाती है। देखिए एक एक ग्रंथि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ब्रेन में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिनमें से एक है बेटा पीनियल ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि। दूसरी होती है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरी होती है बेटा, कौन सी ग्लैंड होती है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये जो तीनों ग्रंथि होती है बेटा, ये तीनों के तीनों ही ग्रंथि कहाँ होती है? ये तीनों ग्रंथि बेटा हमारे ब्रेन में होती है। तो ब्रेन में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है बेटा? 3 पाई जाती है। उसके बाद में बात आती है थ्रोट, थ्रोट या फिर नेक। गले व गर्दन में बेटा 2 ग्रंथि पाई जाती है। एक होती है बेटा थायराइड, थायराइड ग्लैंड, और दूसरी होती है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। 2 ग्रंथि हो गए। कितनी हो गई बेटा? टोटल 5 ग्रंथि हो गए। आगे देखिए, चेस्ट की बात करते हैं बेटा, तो सीने में एक ग्रंथि पाई जाती है, वो है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। और बात करते हैं बेटा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है बेटा पेंक्रियाज। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो पेंक्रियाज ग्रंथि है, ये पेंक्रियाज जो ग्लैंड है, अग्नाशय जो ग्रंथि है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। इसलिए बेटा हम इसमें तीनों में ही पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में भी हम पेंक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी हम पेंक्रियाज में पढ़ते हैं, और मिश्रित ग्रंथि में भी बेटा हम पेंक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं, ताकि हम आगे जब आपको बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ाए तो आप ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने तो इसको अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ा दिया था। ओके भैया, कितनी हो गई? 3 और 2 5 6 एक साथ। एक होती है बेटा अपर किडनी। इसका मतलब क्या है? किडनी के जस्ट ऊपर बेटा एक जोड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि संख्या में कितनी होती है? 2। कौन सी होती है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। दिखाई दे रहा है यहां तक की कहानी? ये दिखाई दे रहा है? ओके भैया। और एक ग्रंथि बेटा मैं आपको बता देता हूं, आपकी आंतों के नीचे होती है पेल्विक कैविटी में, पेल्विक कैविटी में इसकी संख्या भी एक जोड़ी होती है, नाम है गोनेड्स ग्लैंड, लैंगिक जनन ग्रंथियां। और बेटा ये मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। मेल में होती है टेस्टीज, वर्षण, और बेटा फीमेल में होती है ओवरी, यानी कि अंडाशय। बोलो 3 2 5 6 7 8 और 1 9। ये टोटल बेटा 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा बात आती है कि कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मैं आपको बता दूं आपको बेटा, जो आपके गले में होती है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी होती है बेटा? तो ये पीनियल ग्लैंड है, ये है सबसे छोटी ग्रंथि। और बेटा दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलो, तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बेटा, तो थायराइड ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड है। कभी कभी ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं होता बेटा, तो सबसे छोटी ग्रंथि किसे माना जाता है? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को माना जाता है। इतनी कहानी समझ में आई? बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी बेटा नहीं होनी चाहिए। और बात करें तो बेटा पेंक्रियाज के बारे में बात करें तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है बेटा? एक मिश्रित ग्रंथि है, जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो गया बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। आज हमने बहुत सारी चीजें जानी, अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित, ग्रंथियों से संबंधित, हार्मोन से संबंधित। बोलो, क्या आपको वीडियो पसंद आई?
इसी तरह की बेटा अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।